Good morning to all. I'm Vinay Gunwant and with me Mr. Vikas. We both are working for since last 4 and 5 years as a portfolio of monitoring and evaluation. Uh, जैसा कि हम पिछले 2-2.5 दिन से कंटिन्यूस बात करते जा रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, स्टार्टअप पैकेज देंगे, स्मॉल लाइव स्टॉक यूनिट देंगे, स्मॉल पैकेज पशु सखियों को ट्रेन करेंगे, डिलीवरी टूल बांटेंगे और कलेक्शन सेंटर को बनाएंगे। ऐसे करके विभिन्न प्रकार की एक्टिविटियों के बारे में हम लोग बात करते जा रहे हैं। तो मेरा यहाँ पर कहना है कि किसी भी परियोजना का जो सक्सेस होती है वो इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ अगर हम अच्छे से मॉनिटर कर पाते हैं किसी परियोजना की प्रगति को, तो वो सक्सेस की तरफ जाती है। तो इस पे जो परियोजना हमारी है उसमें 3 कंपोनेंट हैं। हमने अभी तक 2 कंपोनेंट के बारे में बात की है। फर्स्ट कंपोनेंट था इंक्लूसिव क्लस्टर डेवलपमेंट और दूसरा है इकोसिस्टम फॉर एंटरप्राइज डेवलपमेंट। और जो थर्ड कंपोनेंट है उसके बारे में हम लोग बात करने के लिए आए हैं, जिसका नाम है मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट। तो अभी हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है, सिटी सर ने हमारा हेल्प किया है इसमें। और तो हम लोग प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। नेक्स्ट, पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन होता क्या है। तो हमने एक क्वेश्चन मांग यहाँ पर बनाया हुआ है और मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन, अगर इसको हम लोग अगर इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे कि आप लोग के रिव्यू आएंगे मॉनिटरिंग क्या होता है और इवैल्यूएशन क्या होता है, तो हम लोग को सहायता मिलेगी आगे बढ़ने में। तो अगर कोई पार्टिसिपेंट हमें बताना चाहेगा कि मॉनिटरिंग किसे कहते हैं, इवैल्यूएशन किसे कहते हैं, तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग तो सबका टेस्ट लेने लगे या तो आप लोगों को नहीं पता, हमसे पूछ के सर अपने कॉन्सेप्ट ब्रशअप कर रहे हैं कि हम जो सोच रहे हैं वही है कि नहीं है, उससे भी अलग है। ये मुझे नया दिखता है। ये क्या सीपीडी पीडी का स्टाइल है कि ये स्टाइल नहीं देखा हम, मैं बहुत साल से आ रहा हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विदाउट टेलिंग व्हाट इट इज। अभी तो मैंने बहुत मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के अंतर्गत कितनी परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, आउटपुट, आउटकम, क्वांटिटेटिव इंडिकेटर, क्वालिटेटिव इंडिकेटर, टारगेट, लॉस फ्रेम, जितने भी आपको यहाँ पर टर्मिनोलॉजी दिखाई दे रही है, फोन में किसको कहते हैं, मैं भी कहता हूँ मीटिंग। नेक्स्ट, मैं मीटिंग से मीटिंग। अब मॉनिटरिंग की जो आवश्यकता हमें क्यों पड़ी या हमारा प्रोजेक्ट कैसे आया उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। उत्तराखंड में हम लोगों ने दिखाया कि ब्लैक कलर के कुछ क्लाउड दिखाई दे रहे हैं हमारे पास, कि हमारे पास हाई रूरल माइग्रेशन था। नंबर 2, लो यूथ एम्प्लॉयमेंट था हमारे पास। वुमेन को हमको एम्पावर करना है। एंड लो अवेयरनेस ऑन न्यूट्रिशन एंड क्लाइमेट चेंजेस। यानी ये सब कमियां हम लोगों ने आंकी कि उत्तराखंड में ये कमियां हैं। उसको देखते हुए एक असेसमेंट किया गया आईफा टीम के द्वारा, और उसके बाद एक प्रोग्राम डॉक्यूमेंट जिसको हम पिन बोलते हैं, डिजाइन डॉक्यूमेंट। इतना मोटा डॉक्यूमेंट अगर 501 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसको हम पिछले 2 महीने से पढ़ रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट रेडी हुआ। उसके बाद हम लोग अब इम्प्लीमेंटेशन की फेज में आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन लिखा हुआ है वहाँ पर मॉनिटरिंग की बात की गई है डॉटेड लाइन से। उसके बाद फिर हम इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, वो भी हम लोगों ने उसको ग्रीन कलर के सर्कल में बनाया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जो परियोजना चल रही है उसके साथ साथ हमको मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन जितनी भी गतिविधियां हम कर रहे हैं परियोजना के अंतर्गत करते जाएंगे, और एक गतिविधि समाप्त हो जाएगी उसके बाद हम मॉनिटरिंग भी करेंगे, उसके एंड इवैल्यूएशन भी साथ साथ चलता है हमारा। नेक्स्ट, कैन आई ऐड ए पॉइंट? यस, उनको असिस्ट करने के लिए वापस जाओ प्लीज। ये मॉनिटरिंग में एक सर्कल बना हुआ है। ये क्या है? हम लोग मॉनिटर करके उधर छोड़ेंगे नहीं, वो मॉनिटर करके उसका रिजल्ट्स को इम्प्लीमेंटेशन इम्प्रूवमेंट करने के लिए यूज करेंगे। वो एक है। इवैल्यूएशन के बाद ये रिजल्ट भी गवर्नमेंट को जाएगा और इवैल्यूएशन रिजल्ट्स के आधार पर नया प्रोग्राम डिजाइन होगा। वो सर्कल कंप्लीट होगा। थैंक यू सर।
अब यहाँ पर थोड़ा सा हमने एक एक्सरसाइज करनी चाहिए कि मॉनिटरिंग वर्सेस इवैल्यूएशन। इसको हम कैसे समझें कि मॉनिटरिंग क्या है और इवैल्यूएशन क्या है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक कार का डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें कार का कुछ इंडिकेटर दिखाई दे रहे हैं कि कार में जो कुछ सुइयां हैं, कितनी कार में फ्यूल कितना है या किस गति से कार चल रही है। और इधर दिखाई दे रहा है कि कार का सर्विसिंग चल रही है यहाँ पर डेस्क में जाके। देखो दोनों जो है सिमिलर काइंड की एक्टिविटी है, लेकिन दोनों सेपरेट अलग है। दोनों का क्या हो रहा है, डेटा को कलेक्शन चल रहा है और कैसे प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को कार एक प्रोजेक्ट है उसकी परफॉर्मेंस को आंकने की बात चल रही है। तो हम लोग उसको दिखाना चाह रहे हैं कि मॉनिटरिंग कब होती है और इवैल्यूएशन कब होता है। मॉनिटरिंग क्या है, हमारी एक कंकरेंट प्रोसेस है। किसी भी गतिविधि के चलायमान होने पे या फिर वो गतिविधि अगर चलती रहती है तो हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और इवैल्यूएशन ये है कि जब कोई गतिविधि कंप्लीट हो जाती है, जैसे कि हम लोग एनुअल आउटकम सर्वे करते हैं, यानी साल भर कंप्लीट हो जाता है तो साल भर के बाद हम एक सर्वे करते हैं जिसको हम एनुअल आउटकम सर्वे कहते हैं। तो साल भर में जितने भी हमने इनपुट दिए हुए थे उनको हम लोग मेजर करते हैं कि उसके आउटकम क्या निकल के आए हैं। तो वो एक हमारा इवैल्यूएशन है। और मॉनिटरिंग है कि जो गतिविधि हमारी कंटिन्यूस चल रही है और साथ में उसको हम लोग उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसका डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो हमारे संबंधित अधिकारी हैं उनको हम रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं कि किस गतिविधि में यहाँ पर कुछ दिशा सही नहीं चल रही है या फिर ये अच्छी चल रही है तो इसको और तेज लाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, तो इसको ये समझ सकते हैं कि जो मॉनिटरिंग है वो कार के डैशबोर्ड की तरह है। जब कार चलती है तो उसकी रीडिंग दिखाई देती है किस गति से कार चल रही है, उसमें फ्यूल कितना है, उसके जो उसमें कितने किलोमीटर की रफ्तार चल रही है, उसका एक्सीलरेशन कितना है। और इधर दिखाई दे रहा है कि जो कार का चेकअप हो रहा है एक महीने में या 10,000 किलोमीटर चलने के बाद कार का चेकअप होता है तो डेप्थ में उसका इवैल्यूएशन हो रहा है। नेक्स्ट, दोनों का मतलब सेम ही है कि रिपोर्टिंग करना है, लेकिन उसकी कंकरेंट रिपोर्टिंग हो रही है मॉनिटरिंग की जब गतिविधि चल रही है और इवैल्यूएशन की रिपोर्टिंग हो रही है जब वो एक गतिविधि कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट प्लीज। सो बेसिकली जैसा सर ने बोला कि एक प्रोजेक्ट जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही क्रूशियल होता है, जिसमें कि हम जो है अगर हमारा प्रोजेक्ट जो है कंट्रोल मैनर में चलता है तभी वो एक सक्सेसफुल जो है प्रोजेक्ट कहलाता है। हमने बेसिकली जो है इस स्लाइड के थ्रू ये बताया है कि एक प्रोजेक्ट जो है कोई भी एक्टिविटी हुई या कोई भी इंटरवेंशन हुआ वो बेसिकली 5 तरीके से डिवाइड होता है। पहला होता है इनपुट, हम उसमें क्या क्या चीजें दे रहे हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं रीड के कॉन्सेप्ट में, अगर कोई भी आप एक्टिविटी ले लीजिए जैसे कि आपका अल्ट्रा पुअर पैकेज हो गया, उसमें आप क्या उसको जो आपका पर्टिकुलर बेनिफिशियरी है उसको क्या इनपुट दे रहे हैं। आप अगर मान लीजिए उसके ग्रोसरी शॉप खुलवाते हैं तो आप उसका बिजनेस प्लान बना के दे रहे हैं, या फिर आप उसका जो है उसको कुछ फाइनेंशियली बेनिफिट कर रहे हैं या बैंक क्रेडिट लिंकेज दे रहे हैं। ये आपका इनपुट प्रोसेस हो गई। इसी तरीके से एक्टिविटीज में जब आपने उसको इनपुट दे दिया है उसके बाद उसने उस एक्टिविटी को करने के लिए क्या क्या चीजें और करी, जैसे उसने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया पर्टिकुलर किसी भी, अगर कोई शॉप खोलता है या कोई एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करता है या कोई उसने अपने आप को कहीं पे किसी के साथ पार्टनरशिप करी है या एफएसएसआई में रजिस्ट्रेशन कराया है या और चीजें हैं। इसके बाद टाइम टू टाइम जब आपका आउटपुट आता है, आपका इनपुट और एक्टिविटीज इज द पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। नाउ इट कम्स टू मॉनिटरिंग। व्हेन जब आप आउटपुट किसी चीज का मेजर करते हैं कि आपने ठीक है आपने उसको इनपुट दिया, उसके बाद उसने कुछ इंटरवेंशन अपनी तरफ से डाले, तो उसके बाद उसका क्या उसकी जो एंटरप्राइज एस्टेब्लिश हुई वो कितने क्या उसका लेवल रहा, वेदर इट इज अ फिजिबल एंटरप्राइज और इट रिक्वायर समथिंग मोर। उस चीज को आप मेजर करते हैं मॉनिटरिंग के टर्म्स में आउटपुट के लेवल पे। फिर आता है आपका इम्पैक्ट स्टेज पे, जहां पे हम आउटकम में ये कहते हैं कि उसने कितना अच्छे तरीके से उसको वेल मैनेज किया है, कितना उसका प्रॉफिट निकल के आ गया है, कितना उसने जहां से हमने स्टार्ट किया था उसने ब्रेक इवन पॉइंट के बाद कितना प्रॉफिटेबिलिटी पे वो आ चुका है। और इम्पैक्ट तब हम ये तब ना
उसकी 1 से लेके 5 साल के बीच में नापते हैं कि उस जो एंटरप्राइज उसने एस्टेब्लिश किया था वो कितना उसके सराउंडिंग में उससे बेनिफिट हुआ है। मान लीजिए एक एंटरप्राइज एस्टेब्लिश हुई, अगर वो सिर्फ इंडिविजुअल तक सीमित रह गई, दैट इज नॉट अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। अगर उसी एंटरप्राइज से उसके आसपास के 4 परिवारों का और बेनिफिट हुआ है एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे या फिर कोई उनको सर्विसेज मिल रही है उसके बेसिस पे, देन इट इज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, अब करते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसमें प्लानिंग सबसे मेन और क्रूशियल पॉइंट होता है। प्लानिंग को अगर हम डिफाइन करते हैं तो प्लानिंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस that take place at different level। हम सोचते हैं हमने एक बार प्लान कर लिया हो गया, नहीं। आपकी हर एक्टिविटी हर स्टेज पे हर सेक्टर में अपने आप में प्लान मांगती है। आपके कई तरीके के हिंड्रेंसेस इन बिटवीन आते हैं, तो आपको अपनी प्लानिंग को रिवाइज करना पड़ता है। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। इसी तरीके से प्लानिंग जो है, अगर आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स है, जितने भी पार्टनर्स है, अगर उनके साथ बैठ के बनाई जाती है तो वो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के बेस तैयार करती है आपके लिए। इसी तरीके से प्लानिंग जो है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और सर्टेन डिफाइंड इंडिकेटर्स होने चाहिए जिसके बिहाफ पे आप अपने प्रोजेक्ट को ये एसेस कर सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट किस लेवल तक सक्सेसफुल रहा है। अब बात करते हैं रीप के टर्म्स में, तो जैसे हमारा जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे इफेक्टिव और रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक्टिविटीज को प्लान किया कि हम कहां चिप इन कर सकते हैं रूरल एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश करने के लिए। हमने डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज को प्लान किया जिसमें जो कि आपकी AWP में इंक्लूड होती हैं। इसके बाद जब हमारा अभी प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा तो हम उस जो पर्टिकुलर हमने प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम अपना इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। देयर आफ्टर टाइम टू टाइम ऑन एनुअल बेसिस, ऑन क्वार्टरली बेसिस, ऑन हाफ ईयरली बेसिस हम उसको मॉनिटर करते रहेंगे और जहां जहां हमें लगेगा कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा हिंड्रेंस लग रहा है, हम कोशिश करेंगे कि हम उसके बेस्ट अल्टरनेटिव्स ढूंढ सके ताकि जितना शॉर्ट ड्यूरेशन में हम अपने टारगेट जो हमने डिफाइन करा है उसको अचीव कर सकते हैं। आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस तब आपकी इसके बाद आता है इवैल्यूएशन ऑफ इम्पैक्ट। ये आपका बताएगा कि अगर आपके पास हिंड्रेंस आया और जो आपने बेस्ट अल्टरनेटिव उसके लिए सेलेक्ट किया वो आपका बेस्ट रहा या नहीं रहा, ये हमारा इवैल्यूएशन प्रोसेस में आता है। अब जो M&D फंक्शन, व्हाट आर द M&D फंक्शंस टू अचीव दिस। सबसे पहला होता है कि हम जो है सबसे एक इफेक्टिव और बहुत ही अच्छा अगर हम लॉग फ्रेम डिजाइन कर पाए, अपने इंडिकेटर्स डिफाइन कर पाए कि हम क्या चाहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट या एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो उस सबसे पहले हमें उसका एक डिजाइन, एक खाका तैयार करना पड़ेगा, लॉग फ्रेम बनाना पड़ेगा जिसमें कि हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा और उसके क्या इंडिकेटर्स रहेंगे जो कि हमें ये बताएंगे कि हमने जो इनपुट दिया है वो आपका उस ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच पाया है या नहीं पाया है जहां हमने डिसाइड किया था। सेकंड होता है कि पार्टिसिपेटरी एंड केयरफुल डिजाइन AWPB। AWPB इज एनुअल वर्क प्लान बजट। हमारे पास जितना भी किसी एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश करने के लिए फंड अवेलेबल है उसका बेस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कहां और किस एक्टिविटी में करना है, उसके लिए हमको एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का एनुअल वर्क प्लान बजट बनाना पड़ता है। इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ M&D सिस्टम टू मॉनिटर रिजल्ट अगेंस्ट आउटपुट एंड आल्सो फिजिकल एंड फाइनेंशियल टारगेट। हम ये इसमें हम ये करते हैं कि जितने भी हमने डिफाइन करा है, मान लीजिए एक एक्टिविटी को हमने कहा कि हम अल्ट्रा पुअर पैकेज 1000 लोगों को देंगे। अभी हमने 1000 लोग डिफाइन तो कर दिए हैं मगर उसमें हमने उसको फाइनेंशियल सपोर्ट कितना देना है, कितना उसको अपनी तरफ से लगाना है, कितना वो है, जब तक हम ये क्लियर नहीं कर पाएंगे पार्टिसिपेटरी मिल के उसके साथ, तब तक हमारा प्रोजेक्ट वायबल नहीं हो पाएगा। सो एक M&D सिस्टम हमको रिक्वायर करना पड़ेगा कि वेदर हमारे कहां किस किस लेवल पे हमें और इनपुट इंटरवीन करने की जरूरत है।
इसके बाद आता है प्रोग्रेस रिपोर्टिंग, कि हमारी जो हमने स्टार्ट जो किया उसका इंट्रोडक्टरी फेज कहाँ तक चला हमारा, कितने, उसके बाद हमने इम्प्लीमेंटिंग फेज कितना चलाया है, और उसके बाद हम उसका इवेल्युएशन कितनी अच्छी तरीके से कर पाते हैं। सर ने बताया जैसे मॉनिटरिंग एक आपकी कॉन्करेंट प्रोसेस है, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि मॉनिटरिंग डेफिनेटली आपकी कॉन्करेंट प्रोसेस है, और मॉनिटरिंग हम इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं। अपना जितना भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जितने हैं, कि वो हमारा इंटरनल मॉनिटरिंग इज टर्म्ड एज अ इंटरनल प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन द प्रोजेक्ट, व्हाट आर द इनपुट्स वी हैव डन। इवैल्यूएशन इज अ थर्ड पार्टी प्रोसेस, जिसमें कि हमारे बाहर से जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमने जो सोचा है और जो इंटरवेन किया है वो उससे उसको मैच करता है या नहीं करता है। इसके बाद आता है लॉग फ्रेम। जैसा कि विकास जी ने बताया कि ये लॉग फ्रेम परियोजना का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। लॉग फ्रेम को प्रोजेक्ट की बैकबोन कहा जाता है, ये रीढ़ की हड्डी है। इससे प्रोजेक्ट को बड़ी ही आसानी से आप समझ सकते हैं। लॉग फ्रेम को ओपन करेंगे आप। ये प्रोजेक्ट का लॉग फ्रेम है। आप देखेंगे इसके जो हॉरिजॉन्टल में है, इसके गोल्स हैं, आउटरीच है और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव दिखाई देंगे आपको। इसमें आउटपुट आउटकम आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई देंगे। थोड़ा नीचे करेंगे इसको। प्रोजेक्ट गोल दिखाई दे रहा है आपको। प्रोजेक्ट का गोल क्या है, इसके जो आउटकम है और आउटपुट है वो आपको हॉरिजॉन्टली दिखाई देंगे। वर्टिकली अगर आप देखते हैं तो आपको इंडिकेटर दिखाई देते हैं कि बेस लाइन में प्रोजेक्ट की क्या स्थिति रहेगी, उसके बाद मिड टर्म में हमको कहाँ ले जाना है और एंड टर्म में कहाँ ले जाना है। करंटली हमारा बेस लाइन सर्वे के लिए अभी काम चल रहा है, उसके लिए जल्दी हमारी फर्म हायर होगी। उसके बाद क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि जो बेस लाइन का जो कॉलम है वो उसकी जो रोज और कॉलम है वो ब्लैंक दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक बेस लाइन सर्वे हमारा नहीं हो पाया है। तो जैसे बेस लाइन सर्वे होगा तो उसकी कुछ ना कुछ फिगर यहाँ पर दिखाई देंगी। बेस लाइन में हमारी क्या स्थिति थी, मिड टर्म में हम कहाँ तक पहुँचे और एंड टर्म में हमको कहाँ तक उसको लेके जाना है। उसके बाद मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन, हम इसको कैसे आंकते हैं कि हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो इसके लिए सोर्स है इम्पैक्ट असेसमेंट सर्वे होता है, एनुअल आउटकम सर्वे होता है, इंटरनली कुछ थीमेटिकल स्टडीज होती हैं। तो इसके थ्रू हम आंकते हैं कि हमारी जो गतिविधि है वो किस स्तर पर पहुँच गई है। ऐसे ही अगर जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी ईयरली होती है और क्वार्टरली भी होती है, ईयरली होती है और मिड टर्म होता है और एंड टर्म सर्वे इसका होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी अलग अलग दी है, डीपीएमयू है, पीएमयू है और अलग अलग लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जो ब्लॉक के हमारे स्टाफ हैं उनकी है और पीएमयू लेवल और डीपीएमयू लेवल पर की है। और इस लॉग फ्रेम को अजम्पशन बेस बनाया जाता है। जैसे हम लोग बात करें कि हमको उत्तराखंड में डबलिंग इनकम करनी है, तो हमने एक अजम्पशन लिया कि हमको गवर्नमेंट से फंड वगैरह टाइमली मिलेंगे तो ये एक्टिविटी चलती रहेगी। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए पहाड़ में हम कहेंगे कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, हमने लिया कि बरसात नहीं होगी तो वहाँ पर अच्छी इनकम होगी, लेकिन बरसात पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो कुछ कंट्रोल में हमारे और कुछ कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि AWP भी जो हमारा एनुअल वर्क बजट प्लान होता है, ये बेसिकली एक क्रिटिकल मैनेजमेंट टूल है जो कि हमें ये बताता है कि हमें क्या करना है और कब करना है। ये एक हमें लीगल हमारे एक तरीके से हमारा लीगल डॉक्यूमेंट बनता है, जिसमें कि हमें ये पता चल पाता है कि हमें एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करना है, किस अमाउंट में हमें रिलीज ऑफ फंड करना है। एक मान लीजिए हमारे पास एक लमसम अमाउंट है और हमें कोई एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, तो ये हमें उसका बाइफर्केशन अवेलेबल करवाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये एक ऐसा टूल है जो प्लान करता है प्रोग्रेस एक इनिशिएटिव की टुवर्ड्स द डेवलपमेंट, इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट ऑफ द एक्टिविटी।
ये सेट करता है प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स को टू अचीव द प्रोजेक्ट आउटकम्स दैट आर डिफाइंड एंड आउटपुट एंड हेल्प टू मॉनिटर अचीवमेंट ऑफ द माइलस्टोन। जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं, ये हमारा अभी इस साल का वर्क प्लान बजट है। तो हमें एनुअल वर्क बजट प्लान जो है ये एक असिस्ट करता है टाइमलाइंस डिफाइन करने में कि पर्टिकुलर एक्टिविटीज को हम किस मंथ वाइज, एक पर्टिकुलर ईयर को मंथ वाइज, वीक वाइज, जिससे कि हम अपने जो है टारगेट्स सेट कर पाएं और एक टाइमलाइन सेट पर कर पाएं कि हमें ये एक्टिविटी अगर डिफाइंड है इस टारगेट को अचीव करने के लिए, तो हमें कितने इंटरवेंशन, कितना लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज, कितना लेवल ऑफ एफर्ट्स हमें इसमें डालना है। विपिन सर नेक्स्ट। इसके बाद है कि सबसे बड़ी चीज, इसके बाद है हमें जरूरत क्यों पड़ती है AWPB की। हमें जरूरत AWPB की इसलिए पड़ती है कि टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज दैट आर अलाइंड विद द प्रोजेक्ट आउटकम एंड आउटकम टेक इनटू अकाउंट द प्रोग्रेस अचीव्ड टू फॉर एंड ओवरऑल प्रोजेक्ट टारगेट। इसमें मतलब इसका कहना ये है कि इसमें हमें पता चलता है कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमने टारगेट्स डिफाइन करे हैं या जो आउटकम्स डिफाइन कर रहे हैं उनके साथ अलाइन हो रही हैं। इसके अलावा व्हाट आर द फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्लानिंग हम जो कर रहे हैं, कहां किस किस लेवल पे हमें करनी है, और टू एनेबल द प्रोजेक्ट टू सेट टारगेट फॉर द अचीवमेंट इन द स्पेसिफिक टाइमलाइन and time bound, and other than that to establish implementation responsibility and implementation plan for each activity, since कोई भी एक्टिविटी जो होती है वो एक कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं चल सकती है। every activity, every project, every implementation it require a coordination among the people who are involved in the for its implementation। जब तक कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे, हमारे ऊपर बर्डन रहेगा और हम अपना इफेक्टिव आउटपुट उतनी अच्छी तरीके से नहीं दे पाएंगे जितना कि हम जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हो जाएंगी। इसके बाद आता है सोर्सेज क्या होते हैं AWPB के। सबसे पहला होता है आपका जो भी कोई भी एक्टिविटी है उसका प्रोजेक्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट, या फिर हम कह सकते हैं या फिर SOP, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स। सेकेंड होता है द फाइंडिंग ऑफ द नीड्स असेसमेंट एंड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एक्सरसाइज, और थर्ड होता है फाइंडिंग्स ऑफ द एनुअल स्ट्रेटेजिक रिव्यू एंड परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग्स। इस पे नेक्स्ट जो आपका AWPB के कंटेंट होते हैं, सबसे पहला होता है नैरेटिव। किसी भी एक्टिविटी का क्या नैरेटिव है, क्या उस एक्टिविटी से हमारी एक्सपेक्टेशंस है। सेकंड होता है उसकी बजट टेबल्स, कौन कौन सी उसमें हमने इनपुट्स कहाँ चिप इन करने हैं। थर्ड होता है मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं हम, उसमें सर्टेन प्रोक्योरमेंट्स अगर अवेलेबल हैं तो उसका एक पर्टिकुलर प्रोक्योरमेंट प्लान होगा, उसकी टाइमलाइंस डिफाइन करनी होंगी। सेकेंड टेबल ऑफ कंटेंट ऑफ AWPB में आता है जो भी हमने एब्रिविएशंस यूज किए हैं या फिर कुछ एक्रोनिम्स यूज किए हुए हैं। प्रोजेक्ट की आउटलाइन किस लेवल तक आपका प्रोजेक्ट डिफाइन है। एनुअल प्लानिंग प्रोसेस एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस टू डेट। इसके बाद होता है आपका की कंस्ट्रेंट होता है अगर हम कंपोनेंट वाइज बांटे, जिससे कि हमारा इंप्लीमेंटेशन, जिससे कि हमारी जो डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो एक अच्छी तरीके से हो पाए। इसके अलावा एक होता है, इसके अलावा एनेक्चर्स होते हैं जिसमें कि सबसे पहले आपका प्रोक्योरमेंट लॉजिकल फ्रेमवर्क होता है, उसकी डिटेलिंग होती है, कौन कौन सा स्टाफ उसमें एंगेज्ड है, कौन कौन से एक्सपर्ट्स आपको रिक्वायर्ड है, ये सब चीजें। इसके अलावा जो हमने अभी AWPB की बात करी है एनुअल वर्क बजट प्लान के बारे में, तो इसकी 5 स्टेजेस में हम बात करते हैं इसकी। नेक्स्ट नंबर फर्स्ट स्टेज जो अक्टूबर के महीने से शुरू होती है, जो टाइमलाइन इसकी है, अक्टूबर के मंथ में हम लोग क्या करते हैं कि एक प्लान तो हमारा जो ऑलरेडी बना होता है उसको रिवाइज करते हैं, जिसको हम साइड
स्पेसिफिक प्लान कहते हैं उसको, हम लोग हाउस होल्ड, विलेज, क्लस्टर, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट वाइज अक्टूबर के महीने में रिवाइज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए, सपोज कि ये 2022 और 23 या 23 और 24 के लिए हम लोग अक्टूबर के महीने में, जो महीना चल रहा है अभी, इसके लिए हम प्लानिंग करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। उसके बाद जो प्लान हम बनाते हैं उसको हम लोग जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो हमारे हायर अथॉरिटी है उसके साथ शेयर करते हैं कि आप इसको एक बार चेक करें। उसके बाद फिर हम लोग जो आईफेड की टीम है उसके साथ भी इसको शेयर करते हैं जब प्लान हमारा पूरा रेडी हो जाता है। तो उसके बाद जब इसमें क्या कहते हैं आईफेड के स्तर से एनओसी मिल जाती है, तो हम लोग इसमें कुछ चेंजेस अगर कुछ करने हैं, एक्टिविटी को चेंज करनी है, तो वो भी उसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि कोई एक्टिविटी अगर नहीं हो पा रही है तो उसको हम चेंज भी उसमें कर सकते हैं। हम लोग स्टेट का बजट के साथ इंटीग्रेट करने के लिए ये स्टेप्स लगाया हुआ है। स्टेट बजट का फंडिंग के लिए हम लोग उनको इंडिकेटिव बजट तकरीबन जनवरी में देना पड़ता है। उसके लिए क्या होता है, रेगुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऊपर पे सोच के इतना पैसा एक काम को लगाना है सोच के लगा के रखते हैं, लेकिन इधर वो काम डिफरेंटली होता है। ये बजट सब, एनुअल वर्क प्लान एंड बजट सब नीचे से आना चाहिए, बाद में वो पीएमयू लेवल पे एग्रीगेट होना है और बाद में अप्रूवल को जाना है, बाद में गवर्नमेंट को बजट के लिए जाना है। क्योंकि हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे कि हम लोग क्या बजट करते हैं उतना पैसा आए और वैसे ही प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। वो उसके लिए थोड़ा हम लोग थोड़ा इलाबोरेट स्टेप्स लगते हैं। ये एनआरएलएम में मेरे ख्याल से आप लोग थोड़ा इसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इधर एनुअल वर्क प्लान एंड बजट बहुत डिटेल्ड होता है। सिर्फ एक काम के लिए इतना पैसा वाला बजटिंग नहीं है। इसके बारे में थोड़ा आप लोग फुल डिटेल्स लेके उसको थोड़ा स्टडी कीजिए, स्पेशली डीएमएस। स्टेज 2 जो कि नवंबर के महीने में हम लोग टाइमलाइन सेट करते हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो यूनिट होती है वो अपनी पार्टिसिपेटरी नीड असेसमेंट करता है, उसके बाद एक प्लान डेवलप करता है। वो भी रिव्यू एट विलेज, क्लस्टर और लेवल पर उसको रिव्यू करके हम लोग प्लान डेवलप करते हैं। देन लोकल प्लानिंग वर्कशॉप, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक वर्कशॉप होती है जिसमें कि जैसे हमारी वर्कशॉप चल रही है ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल की वर्कशॉप होती है। वो लोग उनको आमंत्रित करते हैं और बुलाते हैं कि आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है, कैसे करेंगे, कौन सी वाइबल एक्टिविटी है, कौन सी नहीं हो पा रही छोड़ देते हैं या कौन सी करनी है। तो वो सब चीज़ें, सब मुद्दे वहाँ डिसाइड होते हैं नवंबर के महीने में। एस्टैब्लिश टारगेट फॉर नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट है वो भी इसमें डिसाइड होता है कि हमने नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करना है। और जो इंडिकेटिव बजट है वो भी उसमें बातचीत की जाती है। और नेक्स्ट है यूजीवीएस, यूएसआरएलएम एंड उपासक हेड ऑफिसेज टू प्रिपेयर प्लान। उसके बाद क्या होता है, जब डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्लान हमारे पास बन के आ जाता है तो हम लोग जो तीनों पीआईएस हैं, यूजीवीएस, उपासक और यूएसआरएलएम, तीनों पीआईए बैठ के उस प्लान को स्टेट लेवल पे एक फाइन ट्यून करते हैं, फिर हम उसको आईफेड के लिए भेजते हैं। नेक्स्ट स्टेज थर्ड में है कि दिसंबर के महीने में यूजीवीएस इसको, क्योंकि यूजीवीएस क्या है, टॉप मोस्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, तो वो उसको कंसोलिडेट करता है प्लान को। उसके बाद अप्रूवल, आईफेड के अप्रूवल के लिए भेज देते हैं हम इसको। पहले मैनेजमेंट कमेटी के अप्रूवल के लिए जाता है हमारा, देन फिर हम इसको जो एस्टिमेट तैयार होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास भेजते हैं अपने गवर्नमेंट की। देन फिर ये स्टेट से अलॉट होने के बाद फिर हम इसको स्टेज 4 में आईफेड के पास नो ऑब्जेक्शन के लिए भेजते हैं। ठीक है, ये हो गया। आईफेड के बाद हमने इसको नॉलेज में भेज दिया, उसके बाद यूजीवीएस डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ अप्रूवल। इसके बाद जब क्या कहते हैं आईफेड से इसका क्या कहते हैं एनओसी मिल जाती है, तो यूजीवीएस जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो जितने भी आई है उसके पास भी कॉपीज को शेयर कर देते हैं कि आप इस काम को अब एनओसी मिल गया है, उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फील्ड में अपने। 1 मिनट, ये हम लोग एनुअल वर्क प्लान एंड प्रोजेक्ट करके यूजीवीएस का अप्रूवल होने के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास नेगोशिएशन चलता है। वो लोग पैसा कट कर सकते हैं। वो लोग पैसा कट करने से हम लोग अपना
एनुअल वर्क प्लान एंड बजट फिर रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज करके बाद में उसको इफाट भेज के एमओसी लेना है, तो उधर उसमें से उस टाइम पे एनुअल वर्क प्लान एंड बजट फिक्स हो जाएगा। और उसके बाद ये एनुअल वर्क प्लान एंड बजट डिस्ट्रिक्ट को भेज दिया जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का उनका टारगेट्स के मुताबिक वो काम करना चाहिए। नेक्स्ट रीप एमआईएस, जो कि सीपीडी सर ने इस बारे में आपको बताया था कि हमारे पास रोबोस एमआईएस सिस्टम है जो कि आईएलएसटी में हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जो हमारा पिछला एमआईएस कंटिन्यू करेंगे और उसमें कुछ माइनर से क्या कहते हैं मॉडिफिकेशन है जो हम लोग जल्दी करके उसको एक्टिव करेंगे। इसमें हमारा इंटीग्रेटेड एमआईएस होगा जिसमें जो कि लॉग फ्रेम बेस्ड रहेगा। लॉग फ्रेम में जो इंडिकेटर हैं वही हमारे एमआईएस के थ्रू लॉग फ्रेम को डेवलप किया जाएगा। इसमें फिजिकल फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी इसमें रहेंगी, प्लस कंपोनेंट वाइज और कैटेगरी वाइज जो भी हमें रिपोर्ट सेंड करनी होती है आईफेड को, वो सभी प्रकार की रिपोर्ट हम इस एमआईएस सिस्टम से जनरेट कर पाएंगे। ऐसे ही जो डेटा हमारा जो अगला इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उपासक है, उपासक की जो सीसीएल करानी है कि कैश क्रेडिट लिमिट है या टर्म लोन इंश्योरेंस जो एक्टिविटी उसकी है वो भी हम इस एमआईएस के थ्रू उसमें कैप्चर कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि हमारा एक एमआईएस रहेगा जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट की एक्टिविटी को एक ही एमआईएस में हम लोग रिपोर्ट को जनरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट, और जैसा मैं बताया था कि हमारा रोबोस एमआईएस है 24/7 ये काम करता है और अभी ये क्या कहते हैं मॉडिफिकेशन मोड में चल रहा है अभी हमारा, और जल्दी ये एक्टिव हो जाएगा। और इससे हम लोग क्या कहते हैं रिलायबल डेटा और इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। इससे प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ क्या है, आउटपुट क्या है, आउटकम क्या है और इम्पैक्ट क्या हो रहा है वो भी हम लोग इससे आसानी से रिपोर्ट जनरेट कर पाएंगे। और जो सपोज कोई एक्टिविटी अगर किसी कारणवश नहीं चल पाती है उसमें क्या कमी है वो जो हम ले लेंगे, यानी रेड कलर या फिर हम लोग उसमें एरर कुछ फिल करते हैं कि एक्टिविटी स्लो क्यों हो रही है, क्या कारण इसका है, तो वो भी हम उससे पता कर पाते हैं कि एक्टिविटी क्यों स्लो हुई है। उसका जो कारण है उसको जानने के बाद हम लोग उस एक्टिविटी को करना है या नहीं करना है, डिसीजन क्या लेना है, तो डिसीजन मेकिंग में भी हमारा एमआईएस हमारे लिए साबित होगा। और इसमें हमारा लर्निंग के टूल भी हैं, स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशंस कैसे करना है, प्लस जितने भी हमारे एलसीज हैं, जितने भी सीबीओज हमारे एलसीज सीएलएफ एलसीज की बात करेंगे तो हर किसी को हम लोग इंडिविजुअल आईडी और पासवर्ड देंगे जो कि इस एमआईएस को एक्सेस कर सकता है। और इसके अलावा जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हमारा लाइन डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, प्लस आईफेड है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ से फंड हमको मिलता है, तो वहाँ तक भी हम लोग इनकी जो आईडीज वगैरह हैं वो डेवलप करेंगे और वो लोग उसको आसानी से रिव्यू कर पाते हैं। अगर मैं फंड फ्लो डेटा फ्लो की बात करता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि विलेज लेवल से क्लस्टर लेवल, क्लस्टर से ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल से हेड ऑफिस में डेटा फ्लो हो रहा है। और उसके बाद देखेंगे कि डेटा फ्रॉम पीजी और जो एसएसजी जो हमारा सबसे प्राइमरी लेवल का जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ से डेटा फ्लो हो रहा है। जो हमारा एलएफ रहेगा उसके पास, फिर जो एलएफ है वो सीएलएफ में डेटा देगा, सीएलएफ से फिर ये डेटा क्लस्टर लेवल पर आ रहा है एलसी के पास, फिर एलसी में जो हमारे अकाउंटेंट और सीएलएफ एलएफ और अकाउंटेंट होते हैं वो डेटा को एमआईएस में एंटर करते हैं। उसके बाद ब्लॉक लेवल से ब्लॉक लेवल में डेटा जाता है, ब्लॉक लेवल का साथ उसको रिव्यू करता है। उसके बाद ये पीएमयू लेवल को डेटा को वैलिडेट करने के बाद भेजता है। फिर जो डीएमयू लेवल है, डीएमयू लेवल इसको रिव्यू करता है, वैलिडेट करता है। फिर डेटा पीएमयू लेवल पर आता है, पीएमयू इसको रिव्यू करता है। उसके बाद हम जो हमारे स्टेक होल्डर हैं उसके साथ डेटा को शेयर करते हैं फाइनल। और डेटा रिकॉर्ड है सीनियर लेवल की अगर बात करें तो हाउस होल्ड लेवल पे हमारे पास जो हमारे पीजी या एसएसजी होते हैं उनके पास इंडिविजुअल पासबुक होती है जो कि वो खुद मेंटेन करते हैं हाउस होल्ड लेवल पे। उसके बाद पीजी और एसएसजी लेवल पे सेविंग फ्री रजिस्टर होता है जिसमें कि वो अपनी मंथली की सेविंग उस पर जब उनकी मीटिंग्स वगैरह होती है मीटिंग उसमें राइट करते हैं। और उनके पास एक प्रोडक्शन और मार्केटिंग का रजिस्टर होता है, जो भी प्रोड्यूस वो ग्रो कर रहे हैं वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है और वो मार्केटिंग उसकी कहाँ जा रहा है, क्या कहते हैं एलसी को कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये भी उसमें देखा जाता है। जो मंथली बेसिस पे होता है, जो लाइवलीहुड फैसिलिटेटर जो है उसको फैसिलिटेट करते हैं। अगर हम एलसी और सीएलएफ लेवल की बात करेंगे तो उनका जो सीएलएफ है वो तो आप पता ही है कि वो एसआरसी एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है, उनके पूरे बोर्ड मेंबर होते हैं। और
उसमें 3 स्टाफ हैं जो कि इस डेटा को मेंटेन करते हैं। अकाउंटिंग वहाँ पर मंथली बेसिस पे होती है, वहाँ पर बायलॉज वगैरह हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वोटर सोशल एंड गवर्नेंस रिकॉर्ड वहाँ पर मेंटेन होते हैं और मंथली बेसिस पे होते हैं ये सब। और जो उनके बोर्ड मेंबर्स होते हैं उनके अप्रूवल के बाद ही ये डेटा को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट। नाउ जैसे सीपीडी सर ने पहले दिन भी कहा था कि आज हमने अभी तक ये सीखा है कि आप जब दूसरा आपको तब तक नहीं जानेगा जब तक कि आप अपनी उपलब्धियों को नहीं दूसरे के सामने व्याख्यान करेंगे। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो एक तरीके से आपका वही माध्यम होता है जिसके माध्यम से आप बताते हैं कि हमने जो है क्या चीजें इंटरवेन की हैं, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव था और क्या हमने उसमें इंटरवेन करके क्या अचीवमेंट हमने लिया है। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है बेसिकली क्वार्टरली बेसिस पे भी होती है, हाफ ईयरली बेसिस पे होती है और एक तरीके से आपके प्रोजेक्ट का आईना होता है जो कि आपको भी बताता है और सामने वाले को भी दर्शाता है कि क्या आपने कुछ अच्छा किया है और क्या आपने उसमें कुछ छोड़ दिया है, जिसके बेसिस पे जो भी आपके एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपको कमेंट दे पाते हैं कि क्या आपके लूप होल्स हैं और कहाँ आप और बेहतर कर सकते हैं उस चीज की। देखता हूँ। तो एक अच्छी प्रोग्रेस रिपोर्ट में जो मेन कंटेंट्स होते हैं, सबसे पहला होता है कि जो हमने एक रिक के कॉन्टेक्स्ट में तैयार किया है और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट से कि हर डिस्ट्रिक्ट यूनिट जब भी कोई एक्टिविटी इंप्लीमेंट करे तो अपनी एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट या क्वार्टरली रिपोर्ट में अपनी सबसे बेस्ट केस स्टडी और एक सबसे वर्स्ट केस स्टडी दोनों को दर्शाए, जिससे कि हमें पता चल पाएगा कि कहाँ कहाँ हमने कुछ चीजें छोड़ी हैं और कहाँ कहाँ हमारे लिए इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। इसमें सबसे पहले आपका आता है कि क्या आपने कितने फिजिकल या फिर टेक्निकल प्रोग्रेस किए। आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है ये डिफाइन करेगी कि आपने कितना फंड आपको एलोकेट हुआ, कितना आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हुए किसी डिफाइंड एक्टिविटी के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है। इसके अलावा क्योंकि हमारे यहाँ पे तीन कंपोनेंट हैं इम्प्लीमेंटेशन के, जो बेसिकली 2 है फील्ड लेवल के और एक है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का। तो वो ये हमें एक ओवरव्यू देगा कि हमें कहाँ कॉस्ट कटिंग करनी है या कहाँ हमें कॉस्ट एनहांसमेंट करनी है किस एक्टिविटी के सक्सेस और अच्छा बेहतर करने के लिए। इसमें हमारी सबसे सक्सेसफुल केस स्टडी, सबसे सक्सेसफुल अप्रोचेस और लेसन्स बताएंगे, जिससे कि हम सामने जिसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम बता पाए कि ये हमारा स्ट्रेंथ है, ये हमारी कोर है और कहाँ हमारी वीकनेस या फिर थ्रेट जो है जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। इसमें क्या हमारा वे फॉरवर्ड रहेगा उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए या फिर क्या हमने छोड़ दिया है तो हम क्या और बेहतर उसमें करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ हमारे क्या क्या सोर्सेज हैं जिसके बिहाफ पे हमने अपने आप को इंटरनली एनालाइज किया है, क्या हमारे कौन कौन से रिसोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमें और बेहतर करना चाहिए ताकि हमें इनपुट्स और बेहतर तरीके से मिल पाए। अगर हम एक एंटरप्राइज की बात करते हैं तो उसका सबसे बढ़िया आईना होता है उसकी ऑडिट रिपोर्ट, उसकी बैलेंस शीट्स, कहाँ उसने कितने एसेट जनरेट करे, कितनी उसके पास लायबिलिटी है, ताकि वो अपनी लायबिलिटीज को कम करते हुए अपने एसेट्स को बढ़ा सके, जो कि उसको एक लॉन्ग रन में सहायता दे सके। थैंक यू सो मच।